कि हमने वुमेन हेल्थ के ऊपर बात करनी थी कि वो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के दौरान उनको किस तरह की कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डॉक्टर साहब मैं ये आपसे पूछना चाहूँगा कि प्रेगनेंसी के दौरान ब्लड प्रेशर शूट करने की वजूहात क्या होती हैं? सर बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये बहुत कॉमन सिनेरियो देखा गया है हमारी सोसाइटी में। प्रेगनेंसी में ब्लड प्रेशर शूट करने की वजूहात मेडिकल भी हो सकती हैं और इसमें अलावा स्ट्रेस भी हो सकता है। अब जी जब आपने मुझसे शुरू में बात की हेल्थ के ऊपर बात करनी है, तो हेल्थ में सिर्फ हमारा मेडिकल रिलेटेड फिजिकल कंपोनेंट नहीं आता। आई थिंक प्रेगनेंसी में हमने पेशेंट की इमोशनल और मेंटल वेलबींग का भी ध्यान रखना है। उसके स्ट्रेस लेवल्स भी हमने मॉनिटर करने हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ी वजह जिसमें ब्लड प्रेशर शूट करता है वो ये वजह होती है कि पेशेंट स्ट्रेस में है या अंदर कोई एंजाइटी है या उसने नींद पूरी नहीं की, आराम पूरा नहीं किया। तो फर्स्ट को में तो जो पेशेंट ऐसे आके मुझे कहती है कि मेरा ब्लड प्रेशर हाई हो गया था, पहले तो हमने पूछना होता हाई का मतलब क्या है। जी 140/90, आप अगर दो वैल्यूज आपकी 140/90, नीचे वाला भी देखना होता है। अक्सर पेशेंट सिर्फ ऊपर वाला देख रही होती है जिसे हम सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं। जी अगर 140/90 उसकी 2 दफा वैल्यूज आ रही हैं तो फिर हम कहेंगे हाँ जी, आपको हो सकता है कि ब्लड प्रेशर की शिकायत शुरू हो गई हो, हमने मॉनिटर करना है इसको। ठीक है। और इसमें पहली वजह तो सबसे पहले तो आपने देखना होता है पेशेंट का अपना साइकोलॉजिकल सेटअप क्या है, स्ट्रेस में कितनी है, आराम किया है, वर्कलोड कितना है, कितना वो अपने आप को हाउस होल्ड मैनेज कर रही है, कितना अपने आप को बर्डनाइज फील कर रही है। सेकेंडली फिर आपने आगे जो मेडिकल कॉजेज होती है, इसमें बहुत कॉमन प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन है जो कि हमारी सोसाइटी में है। बिकॉज हमारी सोसाइटी में वी आर प्रीडिस्पोज्ड टू सम कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम्स। जी इसमें फिर प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन आती है जो खुदा न खास्ता आगे कॉम्प्लिकेट करके और बच्चे की ग्रोथ को रिस्ट्रिक्ट कर देती है और उसमें बहुत मुख्तलिफ इशू हो जाते हैं। मेजर कॉज इसमें आज का बढ़ता हुआ मोटापा है, ओबेसिटी है। जी ओबेसिटी और साथ सेडेंट्री लाइफस्टाइल, एक्टिव लाइफस्टाइल ना होना, डाइट में आपने रिफाइंड फूड ज्यादा कर दिए हैं, आप हाई फैट डाइट ले रहे हैं, फ्रेश फ्रूट्स लीफी वेजिटेबल्स आपने कम कर दी हैं, वाटर इनटेक आपका कम हो गया है। तो ये सारे फैक्टर्स होते हैं, लॉन्ग रन में बहुत मैटर करते हैं। सिर्फ प्रेगनेंसी नहीं, इवन आउटसाइड प्रेगनेंसी भी पेशेंट इसमें अगर एहतियात करे तो आगे जाके इस तरह की कॉम्प्लिकेशन से उसकी बचत हो सकती है फिर। जी डॉक्टर साहब। अच्छा डॉक्टर साहब, इसी के साथ एक रेलिवेंट हम क्वेश्चन और लेते हैं। वो ये है कि जिस तरह हमने ब्लड प्रेशर का जिक्र किया, इसी तरह हमने देखा है कि बेशुमार ऐसी पेशेंट जो प्रेगनेंसी के साथ होती हैं, वो जब हमारे क्लिनिकल ट्रायल में रिपोर्ट होती हैं तो उनको ब्लड ग्लूकोज का लेवल भी उनका यानी उनको शुगर भी निकल आती है। अब प्रेगनेंसी के दौरान शुगर होने की वजूहात क्या होती हैं, फिर हम इसको टाइटल कैसे करते हैं? देखिए डॉक्टर तनवीर, सबसे पहले तो हमारे पेशेंट्स को समझ आनी चाहिए कि प्रेगनेंसी एक तरह की स्ट्रेसफुल सिचुएशन है जिसमें बच्चे को भी शुगर जानी है और माँ ने भी शुगर लेनी है। और अल्लाह ताला ने निज़ाम ऐसा बनाया है कि वो शुगर की सप्लाई इंक्रीज कर देते हैं जी प्रेगनेंसी में, ताकि बेबी भी ओके रहे। अब इसमें जब होता है बॉडी स्ट्रेस में होती है पेशेंट की, और अगर इसके प्री हैंड पहले के फैक्टर्स हैं, किसी पेशेंट में ओबेसिटी है, मोटापा है, ओवरवेट है, या उसके पेरेंट्स में, बहनों में, भाइयों में शुगर रही है, फैमिली हिस्ट्री भी है, तो उसमें ज्यादा चांसेस हैं कि उसकी प्रेगनेंसी में उसका जो इंसुलिन की रिक्वायरमेंट है वो बढ़ जाए, जी जिसको हम जेस्टेशनल डायबिटीज कह देते हैं। जी और वो पहली दफा पिक होती है, एट टाइम प्रेगनेंसी में ही रहती है, और उसके बाद वो 6 वीक्स के बाद आप दोबारा ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट कराए तो गायब भी हो जाती है। ठीक है। मगर अक्सर ये भी होता है कि कुछ पेशेंट कंटिन्यू करती हैं और आउटसाइड प्रेगनेंसी भी डायबिटिक हो जाती हैं। रिस्क फैक्टर सर वही हैं जो मैंने अभी गिनवाए हैं, फैमिली हिस्ट्री है, मोटापा है, डाइटरी इनटेक है। तो जो हाई रिस्क पेशेंट्स होते हैं उनको मैं ये एडवाइस करूंगी, अगर आपकी फैमिली में किसी को शुगर रह चुकी है और आप प्रेग्नेंट हैं, तो आप कोशिश कीजिए अपनी डॉक्टर से रब्ता करें और 7वें 8वें महीने में अपना शुगर का टेस्ट जरूर कराएं, डिटेल, जिसे ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट कहते हैं हम। जी अच्छा डॉक्टर साहब, दूसरा ये है कि आजकल एक कॉमन सवाल पूछा जाता है डिफरेंट सोशल मीडियाज़ के ऊपर, और हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं, जितनी भी हमारी ऑडियंस होती है, और इसके अलावा जितने भी आपके क्लिनिकल ट्रायल में पेशेंट रिपोर्ट होते हैं या डिफरेंट जगह पे लोग हमारे कम्युनिकेशंस में आते हैं, तो उनका ये सवाल होता है कि प्रेगनेंसी के दौरान बाज़ फीमेल को 2 से 3 महीने वॉमिटिंग की कैफियत रहती है, लेकिन बाज़ ऐसी पेशेंट भी रिपोर्ट होती हैं जिनको पूरे 9 मंथ तक कंटिन्यू जो है वो उनको नोजिया वॉमिटिंग होती रहती है। तो इसको हम किस तरह टाइटल करते हैं और इसकी वजूहात क्या है? सर हमारा वॉमिटिंग सेंटर जो अवेलेबल है ना, इट बिकम्स एक्टिव, बल्कि हाइपर एक्टिव विद डेफिशिएंसी ऑफ मल्टीविटामिन्स। ये जी हमने फैक्टर समझाना है पेशेंट्स को। ठीक है। हमारी पेशेंट सेंटर होती हैं, प्रेग्नेंट होती हैं,
वो डाइट अपनी रिफाइंड फूड ले रही होती हैं। आई स्ट्रेस अ लॉट कि अपनी डाइट को जितना नेचर के करीब लेकर आएंगे उतनी आपके इश्यूज कम होंगे। ठीक है। आप लीफी वेजिटेबल्स लें, आप सैलड्स लें, आप फ्रूट्स लें, विटामिन सी से भरा पड़ा है, विटामिन बी से वेजिटेबल्स भरी पड़ी हैं, ताकि आपकी वॉमिटिंग का जो फैक्टर, जो वॉमिटिंग ट्रिगर हो रही है आपकी अर्ली ड्यू टू सर्ज ऑफ हार्मोन्स, हमारे जो प्रेगनेंसी हार्मोन्स होते हैं वो बेसिकली इन सेंटर को ट्रिगर करते हैं और वॉमिटिंग होती है। और ये बेसिकली हर एक का नेचुरल फिनोमिनन है। कुछ में ज्यादा है, कुछ में कम है, क्योंकि हमने इसको साथ ऐड ऑन करना होता है मल्टीविटामिन के साथ। जी ठीक। बाकी यूजुअली थर्ड मंथ के बाद ये प्रेगनेंसी की वॉमिटिंग सेटल हो जाती है और पेशेंट अपने आप को काफी रिलैक्स फील करता है, क्योंकि फिर इसकी बॉडी का स्विच ओवर एक हार्मोन से दूसरे हार्मोन की तरफ हो रहा होता है और वो जरा बेहतर फील करता है तब। जी ठीक हो गया डॉक्टर साहब। इसी से रेलिवेंट हम एक और सवाल करते हैं, और चूंकि हमारा जो पर्पज़ है वो बेसिकली यही होता है कि हमारे जितनी भी ऑडियंस है, जितने भी लोग हमें सुन रहे हैं या हमें कभी सुनेंगे ज़िंदगी में, उनकी ज़िंदगियों में आसानी पैदा करें और हमारे लिए ये सदका जारिया हो। तो डॉक्टर साहब, आप ये समझती हैं कि जैसे हमने अभी वोमिट का जिक्र किया, इसी तरह कुछ ऐसी पेशेंट भी आपके क्लिनिकल ट्रायल में भी रिपोर्ट होती होंगी, मेरे क्लिनिकल ट्रायल में भी रिपोर्ट होती है, जिनको कॉन्स्टिपेशन कंटिन्यू रहती है प्रेगनेंसी के दौरान। तो प्रेगनेंसी के दौरान कब्ज़ का रहना कितना खतरनाक है? सर खतरनाक इस तरह तो नहीं है कि किसी को हार्म होगा, मगर पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ डिस्टर्ब होती है। लगातार एक बोझ सा फील होना, तंगी होना, उलझन होना, और एक वो अर्ली डेज में तो स्पेस ही नीचे बेबी जब ले रहा होता है और आप साथ कॉन्स्टिपेशन के साथ आप प्रेजेंट कर रही हैं, तो आपके लिए भी प्रॉब्लमेटिक है। फिर पेशेंट बहुत तेज किस्म की दवाइयां लेके उसको दूर करने की कोशिश करती हैं, यानी कि अपनी तरफ से किसी और प्रॉब्लम में ना डल जाए, कोई ब्लीडिंग ना शुरू हो जाए, तो उसकी भी एहतियात करनी होती है। कॉन्स्टिपेशन में मेरा मशवरा यही होगा कि आप हाई फाइबर डाइट लें, इसबगोल का छिलका डेली लें, दूध दही में लें, नीम गर्म दूध आप ले लें, वो बहुत अच्छा मैनेज होता है। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम रहती है, अपना वाटर इनटेक चेक करें, पानी आप कितना पी रही हैं। मैं हर पेशेंट को कहती हूँ हर नमाज से पहले, नमाज के बाद 1 गिलास पानी आपने पीना है। इसके अलावा आपके खाने के साथ पानी होना चाहिए, इतनी मिकदार हमें चाहिए होती है एक नॉर्मल पानी की। तो ये कॉन्स्टिपेशन फिर टाइम के साथ आहिस्ता आहिस्ता सेटल हो जाती है। जिनमें ज्यादा होती है उनमें फिर फाइबर हमने चेक करना होता है कि इनकी डाइट में फाइबर कितना है। ठीक हो गया डॉक्टर साहब। जैसे आपने नमाज की बात की, ये बड़ी ज़बरदस्त बात है, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि हम किसी भी जगह गुफ्तगू कर रहे हों तो उस गुफ्तगू के दौरान कोई ना कोई ऐसा मैसेज हम डिलीवर कर पाएँ जो हमारे लिए सदका जारिया भी हो और लोगों की ज़िंदगियाँ भी बदल दे। तो नमाज का हमने चूँकि जिक्र किया, तो प्रेगनेंसी के कौन से आखिरी महीने या आखिरी दिन ऐसे होते हैं जहाँ पे हम सजदा, रुकू या नमाज में जो है वो पेशेंट को कहते हैं आप एहतियात करें? सर मैं कोई रिलीजियस स्कॉलर तो नहीं हूँ, मगर जितना पेशेंट एंड तक नमाज भी पढ़ता रहे और कंफर्टेबल है और पेशेंट सजदा भी जमीन पे कर पा रही है, तो इसमें कोई मना नहीं है हमारी तरफ से, साइंस की तरफ से, कि आपने इस तरह की एक्टिविटीज नहीं करी। हमारी वेस्टर्न सोसाइटी की पेशेंट्स इतनी योगा एंड ऑफ पार्टम तक, प्रेगनेंसी तक योगा एक्सरसाइजेस वगैरह कंटिन्यू करी होती है। और हर नमाज तो हमारे लिए बहुत ही खूबसूरत एक तरीका है अल्लाह ताला को याद करने का भी और अपने आप को फिजिकली हल्का फुल्का एक्टिव रखने का। तो जो पेशेंट अपने आप को इस काबिल इतना फिट समझती हैं, एक्टिव समझती हैं, उनके लिए लास्ट ट्राइमेस्टर, इवन एंड ऑफ स्टार्ट ऑफ लेबर तक भी आई हैव सीन पेशेंट डूइंग नमाज वाइल ऑन द फ्लोर, और सारा बाकायदा रुकू करके। ये अल्लाह ताला हम सबको हिम्मत दे, और जिनको हिम्मत है वो अपना कंटिन्यू रखे, इसमें कोई मुजायका नहीं है। तो हम आते हैं कि आईवीएफ के बढ़ते हुए रुझानात की आजकल वजूहात क्या हैं? लोग इनफर्टिलिटी में क्यों ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहे हैं? सर बिल्कुल आपने सही फरमाया। ओवर द इयर्स हमारे पेशेंट जो कि कंसीव नहीं कर पा रहे, विद टाइम हमारा ज्यादा रेट हो गया है। इसकी मुख्तलिफ मेडिकल वजूहात हैं। एक तो ये है कि हमारी पॉपुलेशन में, पाकिस्तानी पॉपुलेशन में बढ़ता इंसिडेंस है ऑफ पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। ये खास तरह की डिजीज होती है जो कि अनमेरिड लड़कियों में भी पाई जाती है। कल को इनको पीरियड्स का प्रॉब्लम होता है, जब शादी हो जाए तो उनको रिप्रोडक्शन का प्रॉब्लम होता है, कंसीव नहीं कर पाती, और ओल्ड एज में यही वाली पेशेंट को रिस्क होता है शुगर और डायबिटीज होने का। अब अगर हम अंडरस्टैंड करें तो इट ऑल बॉइल्स डाउन टू योर लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। हमारी माएँ, जब मैं छोटी थी तो हमारा बड़ा नेचुरल डाइट थी, करेले का जूस भी पीने को मिलता था, बात और भी चीजें मिलती थी, बड़ी फ्रेश डाइट होती थी हमारी। मगर अब आहिस्ता आहिस्ता चूंकि जंक फूड ज्यादा इनकलकेट हो गया है आजकल, तो मेरा ख्याल है कि डॉक्टर साहब करेले का जूस लोग शुगर को खत्म करने के लिए पीते हैं।
बिल्कुल। वो एक तरह का देखे ना, इतना अच्छा था कि वो आपकी शुगर को बैलेंस करके एक तरह का पीसीओ प्रिवेंशन भी थी। जी क्योंकि पीसीओ में होता ही यही है कि इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाती है, और आपकी शुगर के थोड़ी सी आपकी रिस्क हो जाता है। तो वो इनडायरेक्टली होता है। अब जब मेरे पास पेशेंट आता है, मैं पेशेंट को ये कहती हूँ कि देखें, आपका वन टाइम का नहीं, आप मेरे पास आए हैं, आप परेशान हैं, क्योंकि मेरे पास बहुत कॉम्प्लिकेटेड केसेस आते हैं, परेशान होकर पेशेंट आते हैं जी कि वो हाई लेवल का इलाज सीख करते हैं। मैं उनको पहले समझाती हूँ कि आपने अपने ऊपर सबसे पहले 3 माह, 2 से 3 माह लगाने हैं अपनी लाइफस्टाइल चेंज करने में। ठीक और है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ये आगे जाके कल को जब प्रेग्नेंट होती हैं तो यही चीजें कल को आयरन, जो आपने पहली बात की थी, आयरन, कैल्शियम, विटामिन डी, ये सारी चीजें वहां पे ट्रिकल डाउन करती हैं। जी अब इनकी डाइट अगर आपने ऐसे रखनी है, बढ़ता हुआ रेशियो, इसलिए क्योंकि सबसे पहले तो आपके अंदर का खून जो है, आपके अंदर की जो सारी इन्वायरमेंट है, उसको हमने एक तरह से डिटॉक्स करना है, क्लींस करना है, और उसको अपनी रूटीन में जिस तरह नेचुरली फिट अल्लाह ताला ने बनाया उस तरह लेकर आना है। इसमें ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स बहुत अच्छा सोर्स है विटामिन का, आयरन का भी। जी मिसकंसेप्शन है यहाँ पे हमारी सोसाइटी में कि सब्जियों में आयरन नहीं होता। हमारे पेशेंट्स जो हैं वो ग्रीन लीफी वेजिटेबल, साग पालक में बहुत अच्छा आयरन है, उसमें आयरन भी पूरा होगा, विटामिन बी भी पूरा हो जाएगा आपका। साथ विटामिन डी है, दूध है, आप दही ले लें, दूध नहीं लेना आप दही ले लें, उस तरह अपनी आप मिकदार पूरी करें। वेट लॉस पे, वेट मेंटेनेंस पे आपने बहुत तवज्जो देनी है। और अपना वाटर इंटेक, जिससे पहले मैंने कहा था कि वाटर इंटेक आपने हर नमाज से पहले, नमाज के बाद एक्स्ट्रा 10 ग्लासेस लेने हैं। ये आज का मैसेज है, अगर कोई समझ लेगा तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला फातियत देगा। जी डॉक्टर साहब, जैसे हमने जिक्र किया विटामिन्स का, कैल्शियम का, आयरन का, तो हम देखते हैं कि कुछ जो वोमेन हमारे क्लिनिकल ट्रायल में रिपोर्ट होती हैं अपनी ससों के साथ, अपनी माँओं के साथ, या अपने करीबी अजीज़ों के साथ, या अपने हस्बैंड के साथ, इवन ब्रदर के साथ भी, तो उनका आते ही पहला सवाल यही होता है कि डॉक्टर साहब कोई ताकत दा पाउडर लिख दो या कोई ताकत की गोली लिख दें। तो मैं उनको अपने क्लिनिकल ट्रायल में समझाता हूँ कि जितनी भी आपकी मल्टीविटामिन है या आपकी जितनी भी ताकत की दवाइयाँ हैं वो दुनिया के किसी भी कोने में बनी हो, उसका एफिकेसी रेट 30% या 40% होता है। बाकी जो होता है वो आपने डाइट से उसको मैनेज करना होता है। एक तो वो होता है कि जो आपकी बॉडी में डेफिशिएंसी हो चुकी है, अब आप टैबलेट ले रहे हैं उस डेफिशिएंसी को पूरा कर रहे हैं, लेकिन एक वो है जो आपकी बॉडी की डेली बेसिस पे रिक्वायरमेंट है, वो आपने डाइट के ज़रिए पूरा करना है। अगर आप सिर्फ गोली पे रिलाई करेंगी तो आपकी एक डेफिशिएंसी पूरी हो रही है, लेकिन नेक्स्ट डेफिशिएंसी जो कि आगे ज़रूरत है वो आपको डेली बेसिस पे रह रही है। तो मेरा डॉक्टर साहब सवाल ये है कि लोग आजकल कैल्शियम और आयरन लेते हैं, क्या कैल्शियम और आयरन को इकट्ठा दूध के साथ लेना बेहतर है या अलग अलग लेना चाहिए? सर, ये आपने बहुत कॉमन पॉइंट उठाया है। पेशेंट्स को हमें रिपोर्टेडली बताना पड़ता है कि कैल्शियम और आयरन जब आप लेती हैं तो दोनों अलग टाइम पे लें, क्योंकि ठीक है। दोनों एक दूसरे की एब्जॉर्प्शन में रुकावट करती हैं। फिर आपको फायदा नहीं होना कि आप बेशक महीने 2 महीने दवाई खा के मेरे पास दोबारा आए चेकअप के लिए, तो आपकी हीमोग्लोबिन भी वैसी ही पता चलता है कि जी अच्छा कैल्शियम और आयरन लिया। दूसरी बड़ी बात है, पेशेंट से पूछते हैं अच्छा ठीक है आप आयरन किसके साथ लेती रही हैं, तो वो जवाब देती दूध के साथ। अब दूध उसी तरह पैरामीटर्स आ रहे हैं, वो वैसे वीक फील कर रही है। भी आयरन ने तो आपका रोल ही खत्म कर दिया ना, एब्जॉर्प्शन। अगर आप दूध ले रहे हैं साथ तो उसकी एब्जॉर्प्शन खत्म हो गई। जी बिल्कुल। बेस्ट टाइम है आपका आयरन, अगर मैदा आपका स्ट्रांग नहीं है, आपको एसिडिटी का प्रॉब्लम है, खाने के आधे घंटे बाद आप आयरन एक ले लें, सुबह के टाइम एक, दोपहर के टाइम आप कैल्शियम ले लें। इसको डिवाइड कर लें, स्पेस कर लें, रूटीन बना लें अपनी। ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, प्रेगनेंसी के दौरान बाज़ औरतें जब क्लिनिकल ट्रायल में रिपोर्ट होती हैं तो वो कहती हैं कि मैं अंडा नहीं खा सकती, मैं खजूर नहीं खा सकती, मुझे ड्राई फ्रूट बड़े गर्म होते हैं। चूँकि जितनी भी मिसकंसेप्शन है आपने कहा, जितने भी नॉन क्वालिफाइड और क्वाइक और दाइयाँ LHV जितनी भी होती हैं, वो इस तरह के उनके माइंड के अंदर ये चीज़ें फिक्स कर देती हैं कि कोई चीज़ गर्म होती है, कोई ठंडी होती है। तो बीइंग ए कंसल्टेंट गायनोकोलॉजिस्ट, एक्सपर्ट IVF स्पेशलिस्ट, आप क्या समझती हैं कि उनको एग, खजूर, ड्राई फ्रूट्स लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? देखिए, एग के बारे में मैं ये पेशेंट्स को कहती हूँ, इफ डोंट अगर आपको कोई रिस्क फैक्टर नहीं है, आपको डायबिटिक, कार्डिक कोई फैक्टर नहीं है, इवन FDA अलाउ 1 एग डेली। ठीक एक है। डेली का एग FDA अलाउ करता है, इवन कार्डियोवास्कुलर पेशेंट्स को भी, ठीक है। इवन योग के साथ, यानी कि एलर्जी के साथ भी आप ले लें। दूसरा, खजूर तो एक हमारी सुन्नत नबवी है, हम उसको क्यों नहीं फॉलो करते। खजूर में ये नहीं है कि आप बिल्कुल ही ये तो फुल फाइबर प्याले भी के है ना? प्याले बढ़ के आप यूज कर लें, बिल्कुल ज्यादा ले लें। आपने अपना अंगूठा देखना है, अपना अंगूठे के साइज का आपने ड्राई फ्रूट लेना है, अपने अंगूठे के साइज का आपने फ्रूट लेना है। ठीक है। दिस इज द टिप। पेशेंट को मैं मेजर करवाती हूँ कि इसमें 2 खजूर आते हैं तो आप 2 खजूर डेली के ले सकती हैं। प्लस अगर आप इसको नीम गर्म दूध में मिला के इसका मिल्क शेक लेंगे तो ये तो वैसे ही बड़ा एंटी कॉन्स्टिपेशन वाला इफेक्ट होता है, ठीक तो है। आपकी तो कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगा इसमें। ठीक हो गया।
अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे हम चूंकि इनफर्टिलिटी पे बात कर रहे थे, तो आप जहाँ पे चूंकि क्लिनिकल प्रैक्टिस करती हैं और आपके सराउंडिंग में पेरीफ्री एरिया भी लगता है, तो आप क्या समझती हैं कि बड़े शहरों की निस्बत छोटी जगह पे इसकी अवेयरनेस कम है या ज़्यादा है, या लोगों को बताने की ज़्यादा ज़रूरत है? सर अल्हम्दुलिल्लाह अब हमारा पेशेंट काफी एजुकेटेड है, काफी पढ़ के आता है, सवाल लेकर आता है। शुरू में जब मैंने ज्वाइन किया था तो तब अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ, बाकी शायद एग्री जी करें ना करें, तो मुझे थोड़ा टाइम लगा था अवेयरनेस क्रिएट करने में रिगार्डिंग इनफर्टिलिटी, बांझपन और इसके क्या होते हैं। काफी मिथ्स थे पहले कि आईवीएफ नहीं कराना चाहिए, ये शरई तौर पे अलाउ नहीं है, ये इस तरह करके इस्लाम की खिलाफ है और सारा कुछ। मगर ये इसके ऊपर मैं बता देना चाहती हूँ कि बकायदा हमारा फतवा हमारे कोर्ट का जारी हुआ हुआ है, जिसमें आईवीएफ अगर मियाँ जी, बीवी है और फेडरल निकाह शरई कोर्ट ने नामुश्किल है फतवा दिया हुआ इस पे। जी, तो उसमें फिर आपका आईवीएफ आप करवा सकते हैं और उसमें कोई ऐसा मुजायका नहीं है। तो आहिस्ता आहिस्ता करके टाइम के साथ, इंटरनेट के साथ, मुझे बहुत खुशी होती है देख के कि अब हमारा पेशेंट काफी वेल अवेयर है और काफी इंफॉर्मेशन लेकर आता है और सवाल उसके पास होते हैं। और ये बहुत खूबसूरती है कि अब हमारे पाकिस्तान में इतनी अवेयरनेस हो रही है अबाउट पब्लिक हेल्थ। मेरा ख्याल आपको ये भी खुशी होती होगी, जो हम जैसे आपके जूनियर हैं वो भी इस प्लेटफॉर्म को अब उठाए हुए और प्रॉपर जो डॉक्टरों की करीम है उसको यहाँ पे ला के पब्लिक तक मैसेज डिलीवर करने की कोशिश करते हैं। सर ये सदका जारिया है, अल्लाह ताला इसको आपका ये जारी रखे और ये प्रोग्राम आपका वाकई ही बहुत फायदेमंद है। मेरे अपने कुछ पेशेंट्स ने ये प्रोग्राम देखा है और उन्होंने आके पूछा है कि अच्छा बकायदा इनका हम फॉलो करते हैं और सारा इनके जो सारे एडवाइसेस वगैरह हैं, हमें बहुत फायदा होता है। क्योंकि मेरे पेरिफेरी के पेशेंट दूर बैठे हुए हैं, जी मेरे पेशेंट गोजरा के पेशेंट हैं या उससे भी आगे के पेशेंट हैं जो कि लाहौर नहीं आ सकते, जहाँ पे आप लोग बड़े सेंटर में बैठे हुए हैं। तो हमारे लिए तो और मेरे पेशेंट्स के लिए तो ये बहुत आगाही प्रोग्राम बहुत यूजफुल है। तो आपको बहुत बहुत शुक्रिया उसके लिए भी जी डॉक्टर पेशेंट्स की तरफ। साहब, दूसरा डॉक्टर साहब मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि जो इनफर्टिलिटी है हमारी, बेसिकली आईवीएफ के जो हम प्रोसीजर करते हैं, तो इसके लिए कोई भी पेशेंट जब आपके पास रब्ता करना चाहे या रब्ता करता है तो उसको बुनियादी कौन से स्कैन और टेस्ट की ज़रूरत होती है? सर बेसिकली कुछ खास हार्मोन टेस्ट होते हैं जो माहवारी के दूसरे दिन हम पेशेंट फीमेल पेशेंट को रिकमेंड करते हैं ठीक है। कि पेशेंट की कुछ ब्लड टेस्ट हों, एलएच, एफएसएच, प्रोलैक्टिन, टीएसएच, ये माहवारी के दूसरे दिन वो करवा लें। साथ एक हस्बैंड का एक लेटेस्ट सीमन एनालिसिस रिपोर्ट हो। बेसिक ये होती है। और जिनको मैं चाहूंगी कि मेरे पास क्लिनिक में आए तो आप माहवारी से गिन के 12वें दिन आए, ताकि आपके विजिट्स और टाइम दोनों सेव हो, आपको बार बार आना ना पड़े। माहवारी के 12वें दिन फिर इनका इंटरनल अल्ट्रासाउंड हम कर लेते हैं और उसकी बेसिस पे हमें थोड़ा आइडिया हो जाता है और फिर एक बड़ी सी ब्रॉड सी पिक्चर में हम इनको आइडिया दे सकते हैं फिर। जी डॉक्टर साहब, प्रेग्नेंट वोमेन के अंदर एनजाइटी और डिप्रेशन का अंसर बड़ा पाया जाता है। हम देखते हैं कि उनको इस तरह की एनजाइटी और डिप्रेशन हो जाता है कि बाज़ दफ़ा उनकी नींद पूरी नहीं होती। तो आपका प्रेग्नेंट वोमेन वो जो डिप्रेशन और एनजाइटी में रहती हैं उनके लिए क्या मैसेज है? सर उनके लिए तो मेरा यही पैगाम होगा कि एक अल्लाह ताला ने आपको बहुत बड़ी नेमत दी है और उसको शुक्राने के तौर पे आपने टाइम गुजारना है। जिस्म में चेंजेस आती हैं, तब्दीलियां आती हैं, मूड चेंजेस भी होते हैं, सारे हार्मोन रिलेटेड हैं। इसको जितना आप अपने आप को रिलैक्स करके अपनी स्ट्रेस मैनेजमेंट को करके आप कोप करेंगे उतना आपके लिए बेहतर होगा। स्ट्रेस मैनेजमेंट में बहुत सी टेक्निक्स होती हैं, जिसना आपकी अपनी सेल्फ टॉक हो जाती है, डायरी राइटिंग हो जाती है। अगर वो फिजिकल अपने आपकी आप को एंगेज कर लें, वॉक कर लें, तो ये सारा स्ट्रेस उनका रिलीज हो जाए। एक्टिविटीज जी, माइंडफुलनेस एक्सरसाइजेज होती हैं आपकी। हमारी तो पाकिस्तान में बड़ी इंपॉर्टेंट माइंडफुलनेस एक्सरसाइज नमाज है, योगा कर लेती हैं, वॉक पे चले जाती हैं, थोड़ा अपने आप को बिजी रूटीन एक्टिव रखें और अगले की करें। एक बड़ा इंपॉर्टेंट सिंड्रोम है जो हमारी पेशेंट्स में आता है और मेरी पेशेंट्स भी एग्री करेंगी। 5th मंथ ऑनवर्ड ना दे स्टार्ट नेस्टिंग। ठीक है। नेस्टिंग कहते हैं कि पेशेंट को एकदम ख्याल आता है कि घर अच्छी तरह साफ सुथरा करें, अगले की तैयारी करें। जिसका बर्ड अपना नेस्ट बना रहा होता है, एक माँ के अंदर भी ना एक नेचुरली ये एक आपका साइकोलॉजिकल फिनोमिनन है जो कि आ रहा होता है। उसमें अपने आप को वो इंगेज करें, अपनी अच्छी एक्टिविटीज करें, बच्चे की तैयारी करें, इंशाल्लाह अल्लाह ताला बेहतर करे, उसमें भी बिजी रहेंगी। तो एक नेस्टिंग भी होती है टेक्निक जिससे वो अपने आप को ऑक्यूपाई रखती हैं। मगर इंपॉर्टेंट चीज सर ये कहना चाहूंगी मैं कि इवन इफ यू हैव डिलीवर्ड, आपका बेबी है आपके पास, डिलीवरी हो गई है और फिर भी अगर आपको सैडनेस फील हो रही है, एंजाइटी डिप्रेशन फील हो रही है, तो आपने अपने डॉक्टर को जरूर राब्ता करना है। क्योंकि जी हम नहीं चाहते कि ये आगे पोस्टमार्टम भी ब्लूज में या साइकोसिस में या डिप्रेशन में आप जाए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक आंसर है।